माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कागुलेशन और फ्लोकुलेशन अर्थात जिसे आप कहते हैं स्कंदन। स्कंदन मतलब होता है प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपण। देखिए क्या है कागुलेशन, क्या है स्कंदन, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए माय डियर, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि कोलाइडियल सॉल्यूशन में जितने भी कोलाइडी पार्टिकल होते हैं उन पे सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वह समान चिन्ह के आवेश को कैरी करते हैं। सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण ये कोलाइडी कण एक दूसरे से क्या रहते हैं, प्रतिकर्षित रहते हैं। तो यह समान आवेश ही कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। क्योंकि समान आवेश है कोलाइडी कणों पर, तो वो एक दूसरे के निकट नहीं आते हैं और उनके मध्य रिपल्सन रहता है, यानी कि वो प्रतिकर्षण रहता है और वह एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अब देखिए कागुलेशन क्या है। देखिए यह वह फिनोमिना है, वह प्रक्रम है इन्वॉल्विंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी द्रव विरोधी जनरली लियोफोबिक कोलाइडियल साल में जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य ऐड करते हो तो वह लियोफोबिक कोलाइड, जिसे आप द्रव विरोधी कोलाइडी साल कहते हो, वह क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कागुलेशन या फ्लोकुलेशन अर्थात स्कंदन या अवक्षेपण। अभी अवक्षेपण हो क्यों जाता है, क्या कारण है इसका, क्या रीजन है। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी विलयनों को जो स्थायित्व प्रदान करता है वह कोलाइडी कणों का समान आवेश है। देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं किसी कोलाइडियल साल में, मेनली लियोफोबिक द्रव विरोधी कोलाइडी साल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन होता है वह आयन जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है, क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कोलाइडियल पार्टिकल। कोलाइडी कण के आवेश को क्या कर देता है, वह न्यूट्रलाइज कर देता है। जब कोलाइडी कण का जो चार्ज है, आवेश न्यूट्रल हो गया और कोलाइडी कण निरावेशित हो गए, तो वह एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। और जब भारी हो जाते हैं तो साइज भी उनका बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है और ये बड़े पार्टिकल क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रम कहलाता है स्कंदन या अवक्षेपण, जिसे आप कहते हो कागुलेशन, ठीक है। अब देखिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझें। When barium chloride is added to arsenious sulfide साल, देखिए arsenious sulfide का जो साल है वो नेगेटिव कोलाइडियल साल है। arsenious sulfide के जो कोलाइडी कण हैं वो सल्फाइड आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि वह आयन जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। अब हमने क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे, Ba++ और 2Cl-। तो बेरियम क्लोराइड में एक तो Ba++ आयन है कैटायन और Cl- इसमें एनायन है। अब चूंकि कोलाइडियल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन है वो इफेक्टिव आयन होगा, वह प्रभावी आयन होगा, ठीक है। तो ये जो कैटायन है, कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसने क्या कर दिया, इसको, इस जो नेगेटिव चार्ज है, इस कैटायन ने इस चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये जो कोलाइडियल पार्टिकल है ये हो गया न्यूट्रल, अब ये हो गया निरावेशित, इसमें किसी प्रकार का कोई आवेश अब नहीं रहा। तो कोलाइडी कण आपस में मिल जाते हैं, भारी हो जाते हैं और भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन
नीचे बैठ जाते हैं और यह प्रक्रिया कहलाता है कोगुलेशन यानी कि स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक है, जो कोगुलेशन कैपेसिटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघट्य की, उसका एक्सप्लेनेशन हम हार्डी-सोल्जे रूल के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है हार्डी-सोल्जे रूल? हार्डी-सोल्जे नियम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन कैपेसिटी है उसको ये एक्सप्लेन करता है। क्या कह रहा है? वो कहता है आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य का वह आयन विच कैरी अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, कोलाइडी पार्टिकल के विपरीत आवेशित आयन, जो आवेशित आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन, यानी किसी कोलाइडी साल के स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का जो चिन्ह है कोलाइडियल पार्टिकल के आवेश के चिन्ह के क्या होता है? अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। ठीक है, उस आयन को हम कहते हैं इफेक्टिव आयन। यदि नेगेटिव कोलाइडी साल है तो कैटायन इफेक्टिव आयन होगा, और यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडियल साल है तो एनायन क्या होगा? इफेक्टिव आयन होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। यानी किसी कोलाइडी पार्टिकल पर यदि धनावेश है तो आपको सीधा सीधा आप जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य का ऋणायन उसे उदासीन करेगा, और यदि कोलाइडी पार्टिकल पर ऋणावेश है तो वैद्युत अपघट्य का धनायन उस आवेश को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन करेगा। ठीक, तो वो कह रहा है कि वह आयन प्रभावी है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के क्या होता है? अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। उस आयन को कहा है इफेक्टिव आयन। साथ ही कहता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, प्रभावी आयन की संयोजकता यदि बढ़ती जाएगी तो उसका जो कोगुलेशन पावर है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि वैद्युत अपघट्य का विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है वह जितनी अधिक होगी वह इलेक्ट्रोलाइट उस कोलाइडी साल को स्कंदित करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए अधिक प्रभावी होगा। देखिएगा, मान लीजिए कोई नेगेटिव साल है, आर्सेनियस सल्फाइड साल को ही हम ले लें, ये नेगेटिव साल है आर्सेनियस सल्फाइड साल, तो ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर ऑफ कैटायन, देखिए ऋणावेशित साल है, नेगेटिव साल है, तो जो इफेक्टिव आयन होगा वो कौन सा होगा? कैटायन होगा, और कैटायन में भी वह अधिक प्रभावी होगा जिसकी वैलेंसी अधिक होगी। यानी जो मोनोवैलेंट है उससे अधिक प्रभावी होगा बाईवैलेंट, और बाईवैलेंट से अधिक प्रभावी होगा ट्राईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट से भी अधिक प्रभावी होगा टेट्रावैलेंट कैटायन। ठीक है, यानी जो स्टेनिक आयन है इसका जो अवक्षेपण प्रभाव है, जो कोगुलेशन पावर है, वो इन सबसे अधिक होगी। एल्यूमिनियम की बेरियम और सोडियम से अधिक है, बेरियम की सोडियम से अधिक है, और Sn+4 की इन सबसे अधिक है। यदि हम कहें कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोगुलेशन यानी स्कंदन के लिए इनमें सबसे अधिक प्रभावी कौन सा आयन होगा, तो सबसे अधिक प्रभावी होगा Sn+4। ठीक है, अपोजिट तो है ही और इसकी वैलेंसी सबसे अधिक है। ठीक, अब मान लीजिएगा कोई धनावेशित साल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल FeOH का होल थ्राइस Fe+3, तो ये कैसा साल है? पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव कोलाइडी साल है तो उसको कोगुलेट करने में जो इफेक्टिव आयन होगा वो क्या होगा? एनायन होगा, और एनायनों में भी वह एनायन अधिक प्रभावी होगा जिसकी वैलेंसी अधिक होगी। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। ठीक है, जो एनायन है ये तो प्रभावी होगा ही होगा, लेकिन एनायनों में भी वह अधिक प्रभावी होगा जिसकी वैलेंसी अधिक होगी। यानी Cl- से अधिक प्रभावी होगा सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन से अधिक प्रभावी होगा फॉस्फेट आयन,
और फॉस्फेट आयन से भी अधिक प्रभावी होगा फेरोसाइनाइड आयन, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है -4, फॉस्फेट की -3 है, सल्फेट की -2 है और क्लोराइड की -1 है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इनकी कोगुलेशन कैपेसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो कोगुलेशन पावर है उसको हम फ्लक्चुएशन वैल्यू में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की हम मेजर करते हैं। क्या है फ्लक्चुएशन वैल्यू, जिसे आप कहते हो स्कंदन मान। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in millimole required to coagulate completely 1 liter of salt is called its flocculation value। किसी साल का स्कंदन करने के लिए किसी वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता क्या कहलाती है? उस वैद्युत अपघट्य का स्कंदन मान, या उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू। ठीक है, कई बार ये आता है एग्जामिनेशन में, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। अब देखिएगा, लोअर द फ्लक्चुएशन वैल्यू ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। वो कह रहा है जितनी कम मात्रा कोगुलेट कर देगी प्रति लीटर कोलाइडिसॉल को, तो वह उतना ही अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशन वैल्यू है, फ्लक्चुएशन वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/Z की पावर 6। यहाँ Z क्या है? Z है वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन, प्रभावी आयन की संयोजकता है। जैसे प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ेगी, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी फ्लक्चुएशन पावर क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम यूनिवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट आयन के लिए अगर हम इनका कंपैरिजन करने लगे, तो देखिए मान लीजिएगा अगर वैलेंसी है आयन की 1 तो 1 की पावर 6 हो गया, और अगर वैलेंसी है 2 तो 1/2 की पावर 6 हो गया, और अगर वैलेंसी है 3 तो 1/3 की पावर 6 हो गया, और अगर पावर है इसकी 4 तो 1/4 का पावर क्या हो गया? 6 हो गया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए एक से कम वैलेंसी होती नहीं किसी आयन की, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। तो इसकी अगर हम वैल्यू मान लें 100, यानी इसे हम मान लेते हैं 100, तो इनके कंपैरिजन में यह आता है 100:1.56 0.137 0.025। तो आप देखें, देखिए जैसे जैसे ये क्या है, ये मिलीमोल प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन हो गई। ये क्या हो गई? मिलीमोल प्रति लीटर में कॉन्सेंट्रेशन हो गई। किसी भी साल का अगर मान लीजिएगा कोई सॉल है, उसका स्कंदन करने के लिए यूनिवैलेंट, यानी ऐसा कोई वैद्युत अपघट्य जिसके इफेक्टिव आयन की जो वैलेंसी है वो 1 है, और उसके 100 मिलीमोल चाहिए, आवश्यक हैं किसी साल को कोगुलेट करने के लिए। तो जो टेट्रावैलेंट है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इफेक्टिव आयन की वैलेंसी 4 है, उसका मात्र और मात्र केवल 0.025 मिलीमोल हिज जो है रिक्वायर होगा, उसी साल को हम क्या करें अगर कोगुलेट करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लक्चुएशन वैल्यू अगर कम होगी, वैसे वैसे उसकी कोगुलेशन पावर क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, थैंक यू।